नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, फैमिली एंड कम्युनिटी यानी कि परिवार और समुदाय से रिलेटेड आज हम टॉप 12 क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आपका मॉडल पेपर भी अपलोड किया जा चुका है और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी यूनिटें आपको जो पढ़ाई गई हैं यूनिट 1 से लेकर के हर एक यूनिट की आपको वीडियो भी मिल जाएगी। आप उसको भी बहुत आराम से देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि आपको चीजें 100% करके दी जाए। 100% क्या 110% आपको चीजें दी जाए, क्योंकि आपको वो चीजें देने की कोशिश होती है कि एक दिन में आप जो है अपने एग्जाम को अगर अच्छे से आप पढ़ लो तो निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एग्जाम ट्रिकी परिवार जाना ही इसीलिए जाता है। ठीक है भैया, तो चलो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दो। लाइक नहीं किए हो ना तो लाइक कर दो। देखो अभी मुझे पता है वीडियो तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं हुआ है। अरे लाइक कर दो यार, इतना तो कॉलेज भी आपके लिए नहीं करता जितना आपको हमारा एग्जाम ट्रिकी परिवार करके दे रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। परिवार को परिभाषित कीजिए। फैमिली क्या है? फैमिली इंग्लिश शब्द फैमिली। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस से बना। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। याद रखते हुए चलिएगा एक एक शब्द को। फैमुलस का अर्थ है एक ऐसे शब्द से लगाया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर तथा यहाँ तक कि दास भी शामिल होते हैं, लेकिन वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ परिवार का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं करता। ठीक है भैया, परिवार की परिभाषा के रूप में कहा गया, मजूमदार जी ने कहा कि भैया परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त संबंध बनाते हैं, एक ही स्थान पर जो है पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर एक ही किस्म की चेतनता अनुभव करते हैं। और सबसे अच्छी परिभाषा जो थी वो मुझे ये वाली लगती है, आपके मैकाइवर और पेज के अनुसार आप याद कर सकते हैं। परिवार एक ऐसा समूह जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है या इतना छोटा एवं स्थायी है कि इसमें संतानोत्पत्ति और उसका पालन पोषण किया जाता है। यानी कि यौन संबंध स्थापित करके जो है परिवार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, संतान की उत्पत्ति की जाएगी, उनका पालन पोषण किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा भैया परिवार। ठीक है, बात करते हैं भैया परिवार की विशेषताओं की और लक्षणों की। परिवार की सामान्य विशेषताओं और लक्षणों में यौन संबंध, यानी कि परिवार जो है यौन संबंध एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यह संबंध केवल परिवार के विवाहित सदस्यों के बीच ही स्थापित होता है। भाई माता पिता हैं, इनके बीच ही स्थापित होगा। वैवाहिक स्वरूप के बाद ही, विवाह के बाद में आपको देखते होंगे बहुपति विवाह होता होगा, एक विवाह होता होगा, बहुपत्नी विवाह होते होंगे। आप लोग भारत में रहते हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कभी ना कभी देखी होंगी। ठीक है, नामकरण एवं वंश परंपरा की प्रणाली। भाई जिस वंश में आप होंगे, कह सकते हैं कि मातृवंश में होंगे तो माता के नाम से चलेगा आपका परिवार, पितृवंश में होंगे तो पिता के नाम से आपका परिवार चलेगा। वंश प्रणाली होती है, नामकरण प्रणाली होती है। आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति करते हैं और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करते हैं जिससे कि संतान का पालन पोषण हो सके। सामान्य निवास होता है, परिवार के लोग एक सामान्य निवास पर ही रहते हैं। ठीक है, इसके अगर
परिवार के विशिष्ट लक्षणों की बात कर ले तो कहेंगे भैया मैकाइवर और पेज ने विशिष्ट लक्षणों के बारे में इसका वर्णन किया। इन्होंने कहा कि सार्वभौमिकता होती है परिवार में, परिवार सभी समाज में रहेंगे, सभी समाज संस्कृति जो है मानव परिवार से ही जन्म लेगी और जन्म मृत्यु के पर जो कह सकते हैं मृत्यु के बाद पर्यंत ही समाप्त होगी। कहेंगे भावनात्मक आधार, लोग एक दूसरे से प्रेम, स्नेह, त्याग, सुरक्षा के साथ में जुड़े होते हैं। निर्माणात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आकार भी सीमित होता है। कुछ बड़े आकार के परिवार होते हैं, कुछ छोटे आकार के परिवार होते हैं। छोटे आकार के परिवार में कह सकते हो माता पिता और उनके बच्चे, बड़े आकार के परिवार में आप कह सकते हो माता पिता, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, उनका भी विवाह, उनके भी बच्चे, बहुत ज्यादा लोगों का रहे। ठीक है। सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थिति, संपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई। सभी समाजों में सामाजिक संरचना का मुख्य आधार परिवार है। परिवार ही व्यक्तियों को बृहद समाज में भाग लेने के लिए तैयार करता है। ठीक है। एक दूसरे के साथ में जो है जीवन का निर्वाह करते हैं, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जहां पर निस्वार्थ भाव से बलिदान के रूप में जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद में स्थायी और अस्थायी प्रगति होती है। भाई हर परिवार एक संस्था के रूप में काम करता है और संस्था में आप लोग जानते हैं कि नियमित रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है, परिवार के सदस्य, सामान्य निवास, ये सभी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। समुदाय की क्या परिभाषा होगी? ठीक है, समुदाय की परिभाषा मैं आपको करा भी चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अच्छी परिभाषा मुझे ये लगती है। ठीक है, ये दो लगती हैं, बाकी मैं भी इनको भी थोड़ा देख लेता हूं। गिब्सबर्ग के अनुसार समुदाय एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध होता है। इसमें सब प्रकार की असीमित, विभिन्न और जटिल संबंध होते हैं जो उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। ना याद करो, ठीक है, इसको याद करो, आगबर्ण और निम्काफ के अनुसार। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। परिभाषा आ जाए तो लिख देना, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। देखो, आप एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं, आप समुदाय में रहते हैं, सामाजिक जीवन वहां पर आप जी रहे हैं, वहां पर कोई संगठन है, उसी को आप समुदाय कहें। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाएगा। ठीक है, समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आते हैं। ठीक भैया। परिवार के प्रकार की बात कर लें तो आपका एकल परिवार और आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी शामिल होंगे। भारत का पारस्परिक जो पारंपरिक जो परिवार होता था पहले, वो यही होता था। अब जो है छोटा परिवार होने लगा, न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं और ये आधुनिक जीवन शैली में काम में आ रहा है। आईपी और आईएफएसपी के विकास में परिवार की भूमिका, मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी है और इम्पोर्टेंट। आईईपी के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं भैया आपके इसकी परिवार की भूमिका की। भाई आईपी का निर्माण होगा या आईएफएसपी का निर्माण होगा, दोनों ही। आईएफएसपी में बच्चा कहाँ मिलेगा? आपको घर पर मिलेगा। आईपी में बच्चा कहाँ पर मिलेगा? तो हम कहेंगे भाई बच्चे के साथ में जो आप कह सकते हैं कि जो विकासात्मक देरी हो रही है, बच्चा जब घर से बाहर विद्यालय में जाएगा तो वहां पर उसके लिए आईईपी तैयार की जाएगी और बच्चा जब तक घर पर रहेगा तब तक उसके लिए आईएफएसपी तैयार की जाएगी, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें परिवार की क्या भूमिका होगी? परिवार के लोग बच्चे के विकास, व्यवहार, समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से जानकारी दी जाएगी, आईपी बनाया जाएगा, लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। परिवार में कह सकते हैं कि एक बच्चों का सहयोग किया जाएगा, बच्चे और परिवारों के साथ में लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। सेवा योजना की भागीदारी परिवार यह तय करेगा कौन सी सेवाएं देनी है बच्चे को। भाई परिवार को पता होता है ना कि बच्चे में क्या समस्या है, अगर वो जान गया तो थेरेपिस्ट के पास गया, और जब थेरेपिस्ट के पास गया तो भैया आपको देखने को मिला
कि भैया परिवार जो है उसको बताया गया परिवार को कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ठीक है। सेवा प्रदाता के साथ समन्वय, भाई परिवार में जो सेवा प्रदाता हैं इनके साथ भी जो है काम करना होगा। बात करते हैं परिवार केंद्रित दृष्टिकोण। ये भैया आईएफएसपी जो होता है पूरे परिवार की सहायता, मानसिक स्थिति को बेहतर करता है। ठीक है। इसकी उपलब्धता जरूरतें इसमें शामिल होती है। आईएफएसपी हो गया। आईपी की बात कर लेते हैं। 3 वर्ष से जब ऊपर बच्चा जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, तो उसके लिए आईपी बनाई जाएगी और आप सभी ने आईपी का निर्माण भी किया होगा। आईपी का निर्माण करते समय आप लोग ध्यान में रखते थे कि बच्चे का स्तर क्या है, माता पिता को बुलाते थे और उनसे केस हिस्ट्री आप लोग लेते थे। केस हिस्ट्री में आप लेने के बाद में बच्चे की सारी जानकारी आप लेते थे। बच्चा क्या कर ले रहा है, क्या नहीं कर ले रहा है, कैसे कर ले रहा है, क्या उसको कहाँ पर उसके विकासात्मक समस्या आ रही है। ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोग देखते थे। तो यहाँ पर भी परिवार आता था और परिवार आने के बाद में, ठीक है, परिवार आने के बाद में जो है आपको देखने को मिलता था कि भैया आपकी सारी चीजें साझा कर रहा है। स्पेशल एजुकेटर्स जो भी पेशेवर हैं वो चीजों को साझा कर रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है। बच्चे के साथ में एकेडमिक, आपका सोशल बिहेवियर, इन सब चीजों को बेहतर किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको परिवार में भी, आईपी में भी देखने को मिलती थी। परिवार के माता पिता आते थे। प्रगति की निगरानी, भाई बच्चे की प्रगति की माप किया जाएगा। आईपी योजना तैयार की जाएगी। तो पहले से बच्चा कैसा हो गया है, पहले क्या करता था, उसके अधिकारों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही, उसको सही सेवाएं मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। सकारात्मक प्रदर्शन, ठीक है, घर पर अभ्यास कराया जाए, सामाजिक कौशल बेहतर किया जाए, परिवार की भूमिका होगी यहाँ पर, क्योंकि परिवार के लोग ही बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। जब तक परिवार आगे नहीं आएगा, ठीक है, जब तक परिवार आगे नहीं आएगा तब तक ये मान के चलिए कि बच्चे की आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती। ठीक है। परिवार को जुड़ाव देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। आईएफएसपी और आईपी में अंतर। आईएफएसपी 0 से 3 वर्ष, आईपी भैया 3 से 21 वर्ष। केंद्र बिंदु क्या होगा, पूरे परिवार की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ पर केवल बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। आईएफएसपी में परिवार को भी बेहतर बनाया जाता है क्योंकि परिवार में कोई जा रहा होता है। ठीक है। आईएफएसपी में क्या किया जाएगा, सेवाएं बच्चे के घर पर या समुदाय में के वातावरण में दी जाएंगी, और आईपी में क्या किया जाएगा, किसी स्कूल और शैक्षिक संस्थान में दी जाएगी। ठीक है। आईएफएसपी में क्या किया जाएगा, परिवार केंद्रित योजना होगी, और ये क्या होगी, एक शिक्षा केंद्रित योजना होगी। ठीक। आईएफएसपी में क्या होगा, माता पिता, सेवा समन्वयक, चिकित्सा विशेषज्ञ, विकासात्मक विशेषज्ञ सब शामिल होंगे। और आईपी में क्या होगा, माता पिता, विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासक सब शामिल होंगे। ठीक है। सेवा समन्वयक की बात करें तो इसके लिए योजना अपनाई जाएगी, और भैया कोई निर्धारित सेवा समन्वयक नहीं होगा, स्टाफ जिम्मेदार होगा इसके लिए, स्कूल स्टाफ जिम्मेदार होगा। इसमें भी भैया आपकी सारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चीजें बेहतर होती हैं। और भैया आईपी में क्या होता है, सामान्य बच्चे जब भाग लेते हैं तो कक्षा में बच्चे को सफलता भी मिलती है, विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है। आईएफएसपी कह सकते हो आप आपके इंडिविजुअलाइज्ड विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट का पार्ट सी है, और आईपी कह सकते हो आइडिया का पार्ट बी है। ठीक है। बात करते हैं भैया समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए परिवार की भूमिका। मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य ये होता है बच्चे को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान कर, एक साथ एक कक्षा में उसके लिए शिक्षा बेहतर करा, जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, परिवार को समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की जानकारी दो। ठीक है भैया। उसके लिए जो है विशेषकर समझ बेहतर करो, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाओ, विद्यालय में एक सक्रिय सहयोग दो। भाई माता पिता को बुलाओ, माता पिता से बच्चे की प्रगति के बारे में पूछो, उस पर चर्चा करो। ठीक है। विद्यालय को भी बेहतर बनाओ। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। भैया पीटीएम में जब भाग लेंगे,
माता पिता आकर के विद्यालय में उनको सुझाव दिया जाएगा, बच्चे के साथ वो काम करेंगे, उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाएगा। समावेशी शिक्षा में बच्चे को कई बार उसको चुनौतीपूर्ण अनुभव करना पड़ता है, परिवार के भी मनोबल को बढ़ाना पड़ता है, उसे प्रोत्साहन देना पड़ता है, आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है। शिक्षा में निरंतर सहयोग देना, घर पर अभ्यास करवा के, होमवर्क के माध्यम से, ठीक है, विशेष शिक्षण सामग्री के माध्यम से, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर और थेरेपिस्ट जो है ये काम कर सकते हैं। बच्चों की सामाजिक समझ को, स्वीकृति को बढ़ावा देना, ठीक है, और विशेष आवश्यकताओं की जानकारी। भाई जैसे जो बच्चे हैं उनकी अगर हम विशेष चीजों को जान लें कि भैया उसमें कमी क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, तो परिवार के लोग और शिक्षक दोनों मिलकर के बच्चे को बेहतर योजना दे सकते हैं। उसके अधिकारों का संरक्षण, जो अधिकार हैं आरटी के तहत या आरपीडब्ल्यूडी के तहत, आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। परिवार सशक्तिकरण के मुख्य अवधारणा। परिवार सशक्तिकरण फैमिली एम्पावरमेंट की बात करता है। कह रहे हैं भैया कि परिवार समाज की एक मूल इकाई। अगर परिवार को सशक्त बनाना है तो हम कहेंगे सदस्यों को बेहतर बनाना होगा, और सदस्यों को जब बेहतर बनाना होगा तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सभी प्रगतियां मजबूत करनी। पारिवारिक सशक्तिकरण का अर्थ है परिवार को इस प्रकार का समर्थन प्रदान करना वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, संसाधनों का समुचित उपयोग कर सके और सामाजिक चुनौतियों का समान आत्मविश्वास बढ़ा सके। ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति से अगर कोई कमजोर है तो वो भी अपनी चीजों के बारे में जान सके और आगे आ सके। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। जब परिवार सशक्त होगा, बच्चे के बारे में जुड़े हुए निर्णय उसको ले सकेगा। ठीक है। सभी सदस्यों की जानकारी, शिक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकेगा। सूचना और संसाधनों तक पहुंच बन सकेगी। भाई सशक्त हो जाओगे, जान जाओगे, जानकारी हो जाएगी, सभी योजनाओं के बारे में आप जान गए, शिक्षा के बारे में जान गए, अधिकार के बारे में जान गए। अब क्या जानना है, हर जगह तक आपकी पहुंच हो जाएगी। ठीक है। यानी कि माता पिता की पहुंच हो जाएगी, परिवार की पहुंच हो जाएगी। परिवार आत्मनिर्भर बन जाएगा। आर्थिक और भावनात्मक और सामाजिक स्तर उसका बेहतर हो जाएगा। ठीक है। सहभागिता उसकी अच्छी हो जाएगी। भाई स्कूल में भी वो सहभागिता ले सकेगा, समुदाय में भी सहभागिता ले सकेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बेहतर रूप से वो चीजों को बेहतर कर सकेगा। शिक्षा और जागरूकता, साक्षरता के बारे में जागरूकता, विशेष समझ उसकी विकसित हो सकेगी। ठीक है। लैंगिक समानता, ये सब चीजें जो हैं बेहतर हो सकेंगी। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिवार सशक्त भूमिका निभाएगा। सामाजिक समस्या, बाल विवाह, इसमें भी जो है निपटने के लिए सक्षम हो जाएगा। आत्मनिर्भर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वे समाज में सकारात्मक योगदान देंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। पारिवारिक सशक्तिकरण केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इसमें परिवार को ज्ञान, संसाधन, आत्मबल देकर के आप क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बना सकते हैं। ठीक है। तभी राष्ट्र का विकास होगा, तभी आपका विकास होगा, तभी समावेशी शिक्षा आगे बढ़ेगी। ठीक है। आगे बात करते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की भूमिका। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के अंतर्गत संचालित होने वाला 0 से 6 वर्ष के बच्चों को किसी भी पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ये सब चीजें कहां पर, आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जाती है, जहां पर बच्चे का प्रारंभिक हस्तक्षेप जीवन जो है वो बेहतर होता है। आंगनवाड़ी सहायिका क्या करती हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास की निगरानी करती है। दिव्यांगता या विकासात्मक देरी अगर कोई लक्षण दिख रहा है तो उसको पहचान करके उसको आगे रेफर करती है, आगे पहुंचाती है। यह प्रारंभिक हस्तक्षेप दिव्यांग बच्चों के आगे के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पता है आप लोग, समावेशी शिक्षा का प्रारंभिक आधार क्या होगा, सिद्धांतों को बेहतर करना, बच्चों के सीखने के कह सकते हैं बच्चों को सीखने के लिए नए अवसर को प्रदान करना। ठीक है। दिव्यांग बच्चों के साथ में सामाजिक मेलजोल, भाषा, व्यवहार, बुनियादी शिक्षण, इन गतिविधियों में भाग लेने का मौका दे। माता पिता और
परिवार को जागरूक बनाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के माता पिता से नियमित संपर्क बनाते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पालन पोषण देखभाल शिक्षा अधिकारों के बारे में भी जागरूक होते हैं। ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य की सेवाएं, दिव्यांग बच्चे को विशेष पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है। टीकाकरण, भाई दौर, चिकित्सा रेफर करो, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी में की जाती है। बच्चे के समन्वय को बेहतर करना, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण, ये सभी मिलकर के एक साथ में काम करते हैं। बाल विकास के लिए उपयुक्त वातावरण, केंद्रों पर खेल चित्र, कहानियां, संगीत आदि गतिविधियां होती हैं जो दिव्यांग बच्चों को मानसिक और सामाजिक भावनात्मक विकास को बेहतर करती है। समावेशी मानसिकता का विकास करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में समानता, सहयोग, स्वीकृति, इसको मूल्यों को बेहतर करो। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं समाधान और सुझाव क्या होगा। दिव्यांग जो आंगनवाड़ी स्टाफ है, अगर वो प्रशिक्षित होगा तभी तो आगे काम कर पाएगा। अगर प्रशिक्षित नहीं होगा तो काम नहीं आगे कर पाएगा। चुनौतियां ये मिलती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तो पता होना चाहिए कि दिव्यांगता क्या होती है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, ये सब चीजें क्या हैं। ठीक है। केंद्रों पर समावेशी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, अनुकूलित भौतिक संचालन होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए। ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र जो है वहां पर परिवर्तन लाया जाए, लोगों को सशक्त बनाया जाए, समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए जिससे कि बच्चे अच्छे हो सके, आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका बेहतर हो सके, सीमित ना रखी जाए बल्कि उसे समावेशी समाज के लिए और आगे बढ़ाया जाए, आधारशिला उसकी मजबूत की जाए। ठीक है भैया। आगे भैया बात कर लेते हैं परिवार में दिव्यांग बच्चे का जन्म होने के बाद में परिवार की चुनौतियां। अगर किसी दिव्यांग बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता के बीच झगड़ा तो निश्चित है। वो सोचते हैं कि भाई क्या क्या हमने ऐसा गलत किया जो हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चा हो। सामाजिक भावनात्मक रूप से जो है वो पीछे होने लगते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है, हमें जोड़ना पड़ता है। समस्या क्या आती है ये देख लीजिए। अस्वीकार करते हैं, दुख, क्रोध, अपराध बोध जैसी भावनाएं होती है। माता पिता स्वयं को दोषी मानते हैं, माँ खुद को, मानसिक स्वास्थ्य उनका प्रभावित हो जाता है, भविष्य को लेकर के चिंता करते हैं। हर माता पिता का एक चिंता होती है भविष्य को लेकर के कि भैया परिवार कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा, विवाह कैसी होगी, सामाजिक जीवन कैसा होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है भाई भविष्य की चिंता हो गई, सामाजिक चुनौतियां होती हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये दिव्यांग बच्चा हो गया, इनके घर में तो ये होगा वो होगा, सहानुभूति। ठीक है। इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। परिवार के लोग होते समाज से कटने लगते हैं। ठीक है ना भैया। कटने लगेंगे इसका मतलब यही है कि दूर जाने लगेंगे, नहीं भाई हम समाज में नहीं बैठेंगे, दूसरे बच्चे को हम जन्म नहीं देंगे, ये सारी चीजें। आर्थिक चुनौतियां भी आती है भाई, जब हर जगह बच्चे को ले जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास, दवाइयां भी दिलवानी है, विशेष उपकरण भी दिलवानी, खर्चा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो भैया कितना पैसा कहाँ से आएगा। कभी माता भी हुई या पिता भी हुए तो भैया ये क्या करते हैं, किसी या किसी एक नौकरी को उनको छोड़ना भी रहता है कि भाई बच्चे की फिर देखभाल कौन रखेगा। शैक्षणिक चुनौतियां भी होती हैं, समावेशी शिक्षा की कमी, विशेष शिक्षकों की कमी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तनाव, अवसाद भी देखने को मिलते हैं। तनाव हो जाता है, थक जाते हैं बेचारे, कहते हैं आज भी नहीं बच्चा कुछ सीखा, कल भी कुछ नहीं सीखा, कब तक सीखेगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं दिव्यांगता पुनर्वास में समुदाय की भूमिका। दिव्यांगता केवल व्यक्ति में ही नहीं बल्कि हमारे कह सकते हैं कि पूरे परिवार समाज से जुड़ा हुआ एक सामाजिक मुद्दा होता है। एक व्यक्ति का समस्या नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर चीज में अगर हमारे समाज में भी सही लोग नहीं हैं तो दिक्कत है। हमारे समाज में लोग सक्रिय नहीं है तो दिक्कत है। भाई बच्चे में, व्यक्ति में किसी दिव्यांगता है अगर, और अगर उस व्यक्ति की दिव्यांगता अगर आप कह दो कि समाज में उसके पुनर्वास के लिए काम कर दे, मान लो बच्चे में दिव्यांगता है, उसको चाहिए रैंप, और समाज में अगर रैंप बनी हो तो उसकी दिव्यांगता तो शून्य हो गई। इसका मतलब उसको तो पुनर्वास मिल गया ना, उसकी खोई हुई क्षमता तो वापस आ गई। जिसको जहां पर आप जा सकते थे वहां पर वो भी चला गया।
पुनर्वास का उद्देश्य यह है कि बच्चे की खोई हुई क्षमता को वापस लाना, मुख्य धारा में बच्चे को लाना, जिससे कि बच्चा एक सम्मानपूर्वक काम कर सके। वो जरूरी नहीं है कि बच्चे में आप करो, आप अपने समाज के किसी भी हिस्से में कर सकते हो। ठीक है। जागरूकता और स्वीकृति का निर्माण, कहेंगे भाई सबसे पहले सबको जागरूक करो, दिव्यांगता कलंक नहीं है ये बताओ। ठीक है, सभी को जागरूक करो, भ्रांतियों के बारे में, रूढ़िवादियों के बारे में, भेदभाव को समाप्त करो, समावेशी माहौल का निर्माण करो, स्कूल, मंदिर, पंचायत, ठीक है, हर जगह पर बच्चा आ जा सके, एक्सेसिबिलिटी आप बनाओ, हर बच्चा खेल सके, सभा में आ सके। ठीक है। सीबीआर, समुदाय में सीबीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम चला करके पुनर्वास की सेवाएं को घर घर तक पहुंचाओ। ठीक है। इसके बाद में शिक्षा और प्रशिक्षण का समर्थन, कहेंगे समुदाय के लोग दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करें, अगर संभव हो सके तो घर के पास ही विशेष शिक्षा और होम ट्यूटर की व्यवस्था कर ली है। ठीक है। बच्चों के लिए सामाजिक सहभागिता और सम्मान की बात करें, व्यक्तियों की पंचायत, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, इनमें सब में आप बच्चे का आत्मविश्वास को बढ़ाएं, रोजगार और जो है आत्मनिर्भरता को बेहतर करें। ठीक है। स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें बच्चों को काम दिलवाओ और उत्पादकता बढ़ाओ। ठीक है। बच्चों के साथ सिंपैथी, सहानुभूति, सहानुभूति वो नहीं कि आप उसका काम कर दो, आप उसका सपोर्ट करो कि वो काम करे और दूसरी बार वो खुद काम को करने लगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आप ही उसके काम को कर दो। ठीक है। आप उसके काम में उसकी मदद करो। सरकारी योजनाओं तक पहुंच, यूडीआईडी, पेंशन आरक्षण, स्कॉलरशिप, इन तक पहुंच बढ़ा दो। ठीक है। दिव्यांग जागरूक हो जाएंगे, समाज हमारा जागरूक हो जाएगा, इससे संवेदनशीलता, सशक्त निर्माण, आत्मनिर्भरता, गरिमामय जीवन लोग जी सकेंगे और दिव्यांगों को समानता, अवसर और समानता मिल जाएगी। बात करते हैं सीबीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन की। समुदाय आधारित पाठ्यक्रम एक बहुआयामी रणनीति, इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उसके समुदाय में ही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना। ये WHO ने 1980 के दशक में किया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, उनकी क्षमताओं का विकास करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना, समाज का अधिकार और उन्हें अवसर देना। इसके 5 मुख्य घटक होते हैं और उनको सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर लो एक बार और शेयर कर दो भाई। ठीक है। 87,000 का अपना परिवार हो चुका है और हमने लक्ष्य रखा है केवल 90,000 का। ठीक है। 3,000 लोगों को और ले आओ, मतलब आपकी परीक्षा सफल हो जाए और हमारा मेहनत करना सफल हो जाए, इतना आप मान लीजिए। ठीक है। बात करते हैं 5 मुख्य घटकों की। पहला तो स्वास्थ्य, पुनर्वास सेवाएं, थेरेपी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, रोकथाम और जागरूकता को बेहतर कराना, शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना। ठीक है। आजीविका, रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण देना, वित्तीय सहायता देना, सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना, समाज में जो भेदभाव है उसको खत्म करना, खेल गतिविधियों में बच्चों को भागीदारी, सशक्त बनाना बच्चों को, पारिवारिक निर्णय लेने के लिए भागीदारी बनाना, समर्थन देना, जागरूकता बनाना। ठीक है। सीबीआर के लिए मुख्य विशेषता क्या होगी? स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए, बहुक्षेत्रीय समन्वित दृष्टिकोण होना चाहिए। इसका महत्व क्या होगा? तो हम कहेंगे सीबीआर न केवल एक पुनर्वास प्रक्रिया बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है, जो समाज में समानता, समावेशन और मानवीय गरिमा को बढ़ाता है। ठीक है। नई नई नीतियों को उसके स्तरों में बदलाव लाता है। इसका प्रभावशाली और व्यवहारिक मॉडल है जो दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानजनक सदस्य बनाने के लिए बेहतर करता है। सरकार, गैर सरकारी संगठन सभी जो है इस पर काम कर सकते हैं और सफल हो, दिव्यांग व्यक्तियों को सफल कर सकते हैं। तो भैया कैसा लगा बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।